Good morning, students. Can you all hear me? Please put on your cameras, please. Every student, kindly put on your cameras. So today we have with us our two co-mentors of a committee on reptiles, and I would like to introduce you Mr. Vivek Sharma. He is an expert in reptiles, a renowned expert in India. So I would now hand over to Vivek sir. Please continue the session. थैंक यू आशीष जी मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो मैं को मेंटोर हूँ, रिसर्चर हूँ। आपको जैसे भी पहचानना है आप पहचान सकते हैं। मैं आपको अपने बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं सिर्फ स्नेक्स पर काम करता हूँ और वो भी बहुत ही एक नैरो स्पेक्ट्रम में, अवेयरनेस, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड यू कैन से कंजर्वेशन में। बट आज जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं वो है सुष्मिता कर। शी इज डूइंग पीएचडी, तो वो जल्दी ही डॉक्टर सुष्मिता कर होने वाली हैं 3-4 महीनों में। एंड ये नॉर्थ ईस्ट से हैं, आसाम से। एंड इनका टर्टल्स में जो काम है, टर्टल स्पेशली एशियन जाइंट टॉर्टोइज पर इन्होंने जो कंजर्वेशन का काम किया है पिछले 6-7 सालों में टर्टल सर्वाइवल अलायंस के साथ में, वो बहुत ही रिमार्केबल है। और मैं इनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ। एंड मुझे लगता है कि आपको गाइड करने के लिए इनसे बेहतर पर्सन नहीं मिलेगा, क्योंकि शी इज द ओनली पर्सन आई नो जो ग्रास रूट लेवल से लेकर मिनिस्ट्री लेवल तक अपना इन्वॉल्वमेंट रखती हैं। उन्होंने हर प्रोसेस को देखा है, सारे चैलेंजेस फील्ड में खुद फेस किए हैं। और कम्युनिटीज के साथ काम करना, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इनके, इन एनिमल्स के कंजर्वेशन के लिए या जिस तरह की पॉलिसी बनाने के लिए जो जरूरत पड़ती है, जिस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, वो इन्होंने अपने सामने से सब कुछ होते हुए देखा है। तो मैं चाहूंगा कि सुष्मिता जी एक अच्छा सेशन दें, जो कि वो देंगी मुझे पता है। और मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि मैं खुद भी बहुत ही एक्साइटेड हूँ उनकी बातें सुनने के लिए, उनका एक्सपीरियंस और जो जिस टॉपिक को प्रेजेंट करने वाली हैं। सो क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं आशीष जी? Yeah, surely, Vivek, we can start. Yes. I'll just request all the students to keep their camera on and keep it on through the session, please. And take your notes as your mentor will continue to guide you. Keep your cameras on. So, hello everyone. Thank you so much, Vivek ji, for giving such a beautiful introduction. Uh, इन्होंने थोड़ा ज्यादा ही कह दिया है, but anyway, I'll try my best to keep up to your expectations. And Vivek ji has been my mentor as well, so आपको ये भी पता होना चाहिए। तो मैंने टर्टल्स टॉर्टवाइज पे ज्यादातर काम किया है, बट हम लोग कुछ एक्सपर्टीज लाइक क्रोकोडाइल स्पेशली घड़ियाल्स में भी रखते हैं। सो आई एम फ्रॉम असम, आई एम born and brought up here. I work majorly across the northeast landscape. तो यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा हमने घड़ियाल पे कुछ हमने प्रोग्रेस हो रहा है धीरे धीरे काम। बट एनीवे, आज हम लोग बात करेंगे घड़ियाल पे। सो आर यू गाइस इंग्लिश, मतलब इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में कंफर्टेबल है कि हिंदी में ज्यादा है? You can keep it in both languages. I think it is Okay, good. okay. Yeah, I'll go, I mean, good for me. Also, I'll request everyone, so please be interactive with me. ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा. So I'll start sharing my PPT. Please let me know if you're able to see this. यस, आई कैन सी। Just
Just a minute. Yeah. So this is full screen now, right? Is it full screen now? Are you able to see? Yeah, please go ahead. Yes, It ma'am. is good. Okay, Good to see. okay, 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 sure. So घड़ियाल्स बहुत ज्यादा मेजेस्टिक क्रीचर है, बहुत ज्यादा प्रिमिटिव स्पीशीज है. One of the oldest animals crawling across the earth are reptile, and घड़ियाल्स are उनमें उनमें भी बहुत ज्यादा प्रिमिटिव एक एनिमल है. तो ये सारा आप लोग देख सकते हैं. घड़ियाल, क्रोकोडाइल, दिस एंड दैट आपने बहुत कुछ सुना होगा. तो ये पिक्चर थोड़ा ध्यान से देखिए. तो क्या आपने इन सारों को देखा है कहीं ना कहीं? जैसे हम लोग को कुछ कुछ मिलता है, हम लोग बोलते हैं यार ये क्रोकोडाइल है, फिर हम बोलते हैं नहीं नहीं एलिगेटर है, फिर बोलते हैं नहीं ये घड़ियाल है. तो आप लोगों ने, यू कैन टर्न योर माइक्स ऑन, थोड़ा थोड़ा मेरे साथ कोऑपरेट कर सकते हैं. तो आपने क्या देखा है? इनमें से किसी को देखा है? एक नाम बता पाएंगे? एनीवन? एलिगेटर सुना है किसी ने नाम? Yes, आप लोग ma'am. तो रील्स वगैरह बहुत देखते हैं, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I've heard about alligators, crocodiles, and I've Okay. even seen one of them. ओह, एलिगेटर और क्रोकोडाइल. Yes, ma'am. कौन One सा of देखा है them. आपने? Crocodile. I went to various natural parks. Wow. Includingly, I went to Assam to Kaziranga. So it was a That's very nice nice. experience there. So I'm into jungles and animals. So I've seen. तो आपने असम में देखा है क्रोकोडाइल? Can't remember. Yeah, but I've seen it. ओके. किसी और ने देखा है? हम किसी ने एलिगेटर देखा है? Yes, ma'am. I've Okay. seen it many times. वेयर, कहाँ देखा है? Ma'am, I went to a zoo in Tirupati Balaji there. Okay. Anyone? Someone else was speaking. You can. Actually, I have seen, but I was very confused that what I have seen. It was the gharial, crocodile, or anything else. Okay. That's a very good answer. So we'll remove this confusion for you. ठीक है ना? एक जो पिक्चर है, एनिमेटेड पिक्चर है, उसमें आप देख सकते हैं ना, पहले है एलिगेटर है, फिर क्रोकोडाइल है, फिर इंडियन घड़ियाल है, फॉल्स घड़ियाल है, काइमन है. तो इन सारों को मिला के हम लोग किस ग्रुप में लगता है? क्रोकोडिलियंस बोलते हैं, ठीक है ना? तो उसमें से एलिगेटर जो है, इट इज नॉट फाउंड इन इंडिया. हमारे इंडिया में 3 स्पीशीज मिलते हैं, ठीक है ना? क्रोकोडाइल हमारे इंडिया में मिलते हैं, 2 तरह के मिलते हैं. एक फ्रेश वाटर में रहने वाले और एक सॉल्ट वाटर में रहने वाले. और इंडियन घड़ियाल तो नाम से ही पता चल गया होगा कि घड़ी, बट वी कॉल इट नॉर्मली घड़ियाल बिकॉज इट इज नॉट फ्रॉम जस्ट इंडिया बट द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑल ओवर, ठीक है ना? जैसे नेपाल में अच्छा पॉपुलेशन है, हमारे इंडस रिवर में अच्छा पॉपुलेशन है. तो उसके नीचे है फॉल्स घड़ियाल. तो इंडियन घड़ियाल में देखिए एक नाक के ऊपर है ना, एक अलग सा, एक उसका स्नाउट बहुत पतला होता है, नाक के ऊपर एक घड़ा जैसा होता है, जिसके कारण उसका नाम पड़ा है घड़ियाल. फॉल्स घड़ियाल में वो चीज नहीं होता है. फिर काइमन होता है, वो छोटा सा होता है और बहुत फास्ट होता है. एलिगेटर और क्रोकोडाइल में देखिए काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उनका बॉडी शेप में जब आएंगे आपको पता चलेगा. क्रोकोडाइल मतलब थोड़ा और बड़ा और थोड़ा मतलब फैला हुआ होता है थोड़ा, ठीक है ना? एलिगेटर थोड़ा कॉम्पैक्ट होता है. और उनके जो दांत के पैटर्न्स है ना, एलिगेटर में क्या है, जब वो मुंह बंद करते हैं बस ऊपर के दांत दिखते हैं, नीचे ऐसे आने वाले. क्रोकोडाइल में क्या होता है, वो क्रिस क्रॉस होता है, नीचे के भी कुछ निकले रहते हैं, ऊपर के भी कुछ निकले रहते हैं. तो वैसे हमारा अगर जस्ट फेस में देख के पहचानना हो तो वैसे हम लोग पहचानते हैं. और इस तरफ सारे जो दुनिया में मेन मिलते हैं उसके कुछ फोटोज है फॉर योर रिकॉर्ड. तो पहले तो इनको हम लोग जान लेते कि क्या है, ठीक है ना? तो क्रोकोडिलियन ऑल ओवर क्या है? दे आर रेप्टाइल्स. सो रेप्टाइल्स आर ओविपेरस. ओविपेरस मीनिंग दे ले एग्स, दे डू नॉट गिव बर्थ टू बेबीज, ठीक है ना? तो कोई भी रेप्टाइल मतलब दे आर मोस्टली, सम ऑफ द रेप्टाइल्स आर नॉट, बट दे आर मोस्टली, स्पेशली क्रोकोडिलियंस आर टोटली ओविपेरस. फिर क्या होता है, दे आर स्पेशली डिजाइन टॉप प्रेडेटर्स. तो वो क्या होते हैं, ज्यादातर पानी में रहते हैं. टॉप प्रेडेटर्स क्या होते हैं, जो फूड चेन जो होता है उसके टॉप में रहते हैं. जैसे हमारा टाइगर हो गया इन द फॉरेस्ट, है ना? तो
फूड चेन में क्या होता है, एक छोटा सा एनिमल एक बड़ा एनिमल उसको खा देता है, फिर दूसरा एनिमल उसको खा देता है, फिर लास्ट में जो रह जाता है दैट आर द टॉप प्रेडेटर्स, और उनकी हमें जरूरत है कि इस इकोसिस्टम में, नहीं तो जो नीचे वाले दूसरे जानवर है उनका पॉपुलेशन हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएंगे. So they are the top predators in the aquatic ecosystem. And in the world, we have like 23 plus 5 total species of crocodilians, which we know about. तो वो लोग अलग अलग बहुत ज्यादा वैरायटी, मतलब उनका जो हैबिटेट है पानी में जरूर रहते हैं, लेकिन जैसे मैंने अभी बोला कि कुछ कुछ फ्रेश वाटर में रहते हैं, कुछ कुछ सॉल्ट वाटर में रहते हैं, ठीक है ना. कुछ को एकदम बड़ा क्लियर सा पानी चाहिए होता है जैसे घड़ियाल, और कुछ मतलब थोड़ा मडी पानी में भी रह सकते हैं. तो इंडिया में जैसे मैंने बोला ऑलरेडी, वी हैव 3 स्पीशीज, दैट इज द फ्रेश वाटर और मगर क्रोकोडाइल्स. एक है सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, वो हमारे भीतरकनिका, उड़ीसा, सुंदरबन एरिया है, डेल्टा रीजन, वहां पे खूब मिलता है. और उसके बाद है हमारा घड़ियाल. तो घड़ियाल मोस्टली मतलब जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है, मोस्टली लाइक इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सारी नदियों में, महानदी, ये सारे मेजर रिवर सिस्टम्स में मिलते हैं. हमारे साउथ की तरफ उनका वैसा रिकॉर्ड नहीं है. और ऑफ कोर्स मतलब क्रोकोडिलियंस का कुछ कुछ है, कुछ कुछ मिथ्स भी है जिस पे हम लोग बात करेंगे, बट कुछ ही स्पीशीज है उनमें से जो कि थोड़ा डेंजरस है. सब नहीं है. लाइक घड़ियाल्स दे डोंट बाइट यू, ओके, बट क्रोकोडाइल्स दे कैन बी फेटल टू आवर लाइव्स. सो विल नो अबाउट दैट. सॉल्ट वाटर जो है वो क्रोकोडाइल सबसे बड़ा होता है और सबसे ज्यादा डेंजरस होता है. तो उनको अगर आप साइज कंपैरिजन भी करेंगे, सो विल नो अबाउट दैट. तो इंडिया में स्पेशली सॉल्ट वाटर आर द मोस्ट डेंजरस एंड नोन टू अटैक द मोस्ट. So out of this, all the group, the crocodilians, all the species, one of them are gharials. So gharials, like I said already, they are just limited to the Indian subcontinent. They are not found anywhere else in the world. And that is why their population has also been shrinking very rapidly. And they are identified as critically endangered as per IUCN 2017 assessment. फिर क्या होता सुष्मिता है? जी, जी, सुष्मिता, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग. घड़ियाल क्यों कहते हैं, इसका एटाइमोलॉजी कुछ आपको आइडिया है इस चीज का? जी. तो घड़ियाल, लाइक आई सेड ऑलरेडी, ये पिक्चर में भी आप देखेंगे तो इनका जो आप स्नाउट देखेंगे, जो इनका मुंह है वो बहुत पतला सा होता है. तो ये नीचे का जो पिक्चर है ये घड़ियाल है, पतला सा होता है. और उसके नाक के सामने जो है, जब मेल होता है, मेल जब एडल्ट हो जाता है तो इनके नाक के सामने एक बड़ा सा गोल टाइप का एक स्ट्रक्चर बन जाता है. यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच वाले इमेज में, उसको मतलब घड़ा जैसा शेप दिखता है. घड़ा इज लाइक पॉट, ठीक है ना. तो वो घड़ा से ही इसका नाम पड़ा है घड़ियाल. ओके, सो दैट इज द स्पेशलाइज्ड फीचर दे हैव, बट ओनली इन एडल्ट मेल्स. तो इनका स्नाउट क्या होता है, इन पे अभी मैं वही थोड़ा सा इकोलॉजी पे आएंगे, क्योंकि क्या हो रहा है वो जानने के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो कैसे है, वो जानना. सो लाइक आई सेड, दे आर वेरी प्रिमिटिव. तो बाकियों से बहुत ज्यादा कम इवॉल्व हुआ है घड़ियाल कंपेयर टू अदर क्रोकोडाइल्स एंड ऑल. तो उनका स्नाउट जो है देख सकते हैं बहुत पतला सा होता है, और दैट इज स्पेशलाइज्ड फॉर ईटिंग फिशेस ओनली. तो घड़ियाल दे डोंट अटैक यू, आपको वो काट लेगा तो शायद उसका स्नाउट ही टूट जाए. तो वो सिर्फ मछली खाते हैं, लाइव फिशेस खाते हैं, यही उनका प्राइमरी डाइट है. वो लोग कुछ और नहीं खाते हैं. और ऐसे दांत उनका जो है आपस में ऐसे इंटरलॉक हुआ रहता है. घड़ा आई ऑलरेडी सेड. और उनका फीचर भी मैंने मेन आपको बता दिया, उनका मुंह जो है बहुत स्पेशलाइज्ड होता है. वो लोग सब कुछ नहीं खा पाते. काफी टाइम ऐसा होता है कि है ना, जैसे जाल वाल में फंस जाते, ये वाला स्नाउट जो है अटक जाता है, उनकी वजह से उनकी डेथ भी हो जाती है. सो एनीवे, दे आर स्पेशलाइज्ड फिश ईटर. वो सिर्फ मछली खाते हैं और बहुत साफ पानी में रहते हैं. और जो है मतलब जिंदा मछली होता है उसको चीज चर के कर करके खाते हैं. हम लोग जब उसका कैप्टिव ब्रीडिंग भी करते हैं, वी मेक श्योर वी हैव लाइक लाइव फिशेस, जो है जिंदा मरा हुआ मछली नहीं देते उनको, लाइव फिशेस देते हैं. वो जाके उसको खाते हैं, दूसरा कुछ नहीं खाते हैं. लेकिन लोगों का ये गलत फहमी भी है कि हाँ घड़ियाल है, उनको नहीं पता कौन सा घड़ियाल है, कौन सा क्रोकोडाइल है. उनको लगता है सभी अटैक करेंगे, सभी काट लेंगे, सभी हमको खा जाएंगे. बट दैट इज अ वेरी सुपरस्टिशियस थिंग्स. एंड उसके लिए भी बहुत ज्यादा घड़ियाल जो है कॉन्फ्लिक्ट एनिमल नहीं है, बिल्कुल नहीं है. क्रोकोडाइल इज, अनफॉर्चुनेटली. तो ऊपर का जो पिक्चर है दैट इज क्रोकोडाइल.
दूसरा क्या होता है कि क्रोकोडाइल के हाथ पैर अगर आप देखेंगे, दे आर वेरी स्ट्रांग, सो दे कैन मूव अप टू किलोमीटर्स, यू नो, रिलोकेट थ्रू द दिस वन, थ्रू द ग्राउंड। तो वो लोग पानी में भी जितना अच्छा चलते हैं, वो लोग ग्राउंड में भी उतना अच्छा चल पाते हैं। लेकिन घड़ियाल में ये चीज नहीं है, उनका जो लिम्स है, हाथ और पैर है, बहुत ही पोअरली डेवलप्ड है। वो बस पानी में ही रहते हैं ज्यादातर, मतलब मैक्सिमम ऑफ द टाइम वो बस पानी से हल्का सा ऊपर चढ़ते हैं, मतलब 500 मीटर के अंदर जस्ट बैठेंगे। एंड सिंस दे आर रेप्टाइल्स, दे हैव सम मेजर रिक्वायरमेंट्स। क्यों? दे नीड टू बास्क। उनको क्या है? धूप चाहिए। कोई भी रेप्टाइल क्या होता है? दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होने से क्या होता है, हमें मतलब हमारा खून, जैसे हमारा खून गर्म होता है, तो उससे क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प होता है। जैसे कोई कच्ची सब्जी भी हो ना, उसको पकाने के लिए क्या चाहिए? हीट चाहिए, ऑफ कोर्स। ओके, सो दैट वी हैव नेचुरली, बट रेप्टाइल्स दे डोंट हैव इट। उनका उनको क्योंकि उनका ब्लड कोल्ड है, उनको बाहर से धूप या हीट चाहिए होता है टू कैरी ऑन देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। तो नेचर में सबसे इजीली अवेलेबल धूप का सोर्स क्या है? दैट इज सन। तो जब जाके वो लोग धूप में बैठते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बास्किंग। तो उनके लिए बहुत जरूरी है, वो पानी में ज्यादा टाइम रहते हैं, लेकिन दिन में हल्का सा ऊपर आके ज्यादा दूर नहीं चढ़ते हैं। वही सैंड, उनको एकदम सैंड चाहिए, अच्छा वाला सैंड एरिया चाहिए, वहां पे आके ऊपर बैठ के वो लोग धूप सेकते हैं। This is a major requirement for gharials and turtles as well. Otherwise, they'll be poorly developed and malnourished. कभी कभी ये भी होता है कि कुछ बॉडी में पैरासाइट्स होते हैं, तो उसको भी धूप में और सैंड में ऐसे सुखा के दे टेक इट ऑफ देयर बॉडीज, सो देयर इज नो इन्फेक्शन, दे आर लाइक दे रिमेन हेल्दी, दे ग्रूम देमसेल्फ दैट वे। ओके, दूसरा मेजर रिक्वायरमेंट है कि मैंने ऑलरेडी बोला कि वो लोग अंडे देते हैं, सो दे नीड लाइक वेरी स्पेशलाइज्ड habitats, that is sandbanks majorly, to lay eggs, ठीक है ना? अदरवाइज दे विल नॉट फुलफिल देयर बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट। और उसमें भी घड़ियाल के कुछ और भी स्पेशलाइज्ड जैसे रिक्वायरमेंट्स है। ऐसा नहीं कि हाँ चलो कहीं भी सैंड दे तो वो रह लेगा, दैट इज नॉट द केस। वी हैव सीन घड़ियाल ऐसे सैंड बैंक्स में रहते हैं जहां से निकल के पानी बहुत स्टीप हो, गहरा होना चाहिए। ऐसे ही नहीं तो नॉर्मली वो लोग दूसरी जगह में नहीं बैठते। तो क्योंकि मतलब घड़ियाल को बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चाहते हैं अपने मतलब है ना जीवन के लिए, फॉर टू लिव लाइफ, those are not usually fulfilled, and how they're not fulfilled we'll know about that too. So, and also, and they are indicators of a healthy river ecosystem. जैसे मैंने बोला कि they need very specialized habitat. तो जहां पे घड़ियाल मिलते हैं, हमें वो पता है कि वो हैबिटेट अच्छा है, वो रिवर, वो इकोसिस्टम अभी भी थ्रेट से थोड़ा कम इन्फ्लुएंस्ड है। तो इसलिए मतलब इंडिकेट, मतलब अरे घड़ियाल वहां पे मिलता है, ठीक है, वो तो ऐसी जैसे कोई भी जगह में नहीं मिलता है, वो वहां पे मिल रहा है, मतलब क्या है, वो जगह डेफिनेटली अच्छा होगा। So that is how we know, okay, that ecosystem, that habitat is still intact where घड़ियाल्स are found. एंड नीचे का मैंने ऑलरेडी बोल दिया, तो एडल्ट मेल जो है उनके स्नाउट के सामने घड़ा टाइप का होता है, टिप ऑफ द स्नाउट, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड घड़ियाल। एंड वन ऑफ द वेरी प्राउडेस्ट थिंग यू शुड नो इज एमपी, इट हैज द टाइटल ऑफ द घड़ियाल स्टेट। उस दिन अंशुमन सर ने भी ग्रुप में बताया था, आप लोगों ने शायद याद रखा होगा, सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग, यू नो, इट होल्ड्स वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेशंस इन इंडिया। लेकिन उसमें कुछ कुछ चीजें हैं विच इज गुड एंड बैड बोथ। सो नेशनल चंबल सेंचुरी, चंबल नदी जहां से बहती है, आप लोग सबको पता होगा, वो 3 स्टेट से होके गुजरती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। तो घड़ियाल का जो है ऑलमोस्ट 77 to 80% पॉपुलेशन उसी जगह पे कॉन्सेंट्रेट करता है। हमारा उनका जो ग्लोबल पॉपुलेशन है टोटल में से, मतलब ऑलमोस्ट एस्टिमेटेड है कि चलो 500 एडल्ट है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हाँ चंबल नदी अभी भी बहुत अच्छा है, वहां पे है ना इन्फ्लुएंस कम है, इतने सारे घड़ियाल मिलते हैं। इसके साथ एक इशू भी क्या है, आप इसको ऐसे सोचिए कि मतलब बाई चांस अगर वहां पे कुछ प्रॉब्लम आना हुआ, कोई वहां पे कोई बीमारी फैल गई, कुछ और प्रॉब्लम हो गया, तो वो You got on mute, Sushmita ji. सो यस सर, सो एक ही जगह में वो जो पॉपुलेशन है ना वो खत्म हो जाएंगे। तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि ठीक है एक जगह से गया तो कुछ और पॉपुलेशन भी है,
सो दैट इज नॉट द केस अनफॉर्चुनेटली। तो अभी भी चंबल में 100 से ज्यादा नेस्ट मिलते हैं हर साल, लेकिन हम लोग बहुत कोशिशों के बाद भी दूसरी जगह उनका स्टेबल वैसा ब्रीडिंग पॉपुलेशन, मतलब पॉपुलेशन को स्टैब्लिश हम लोग तभी बोलते हैं जहां पे वो इंडिविजुअल ब्रीड कर रहे हो, ठीक है ना। तो वैसा टाइप का सिनेरियो अभी तक बहुत कंक्रीटली कहीं पे आया नहीं है, दैट्स अ मेजर प्रॉब्लम। सो व्हाई नॉट, दे आर हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय सैंड माइनिंग। तो ऑलरेडी मैंने कहा कि सैंड उनका जीने का वन ऑफ द मेन रिक्वायरमेंट्स है, बास्किंग के लिए एंड ऑल्सो टू ले एग्स। तो जब माइनिंग होता है, वहां से निकल आता है, तो उनको जैसा मतलब चाहिए, जितना डेप्थ चाहिए या जो भी चाहिए, वैसा प्रॉपर हैबिटेट उनके पास रहता नहीं है। So that is why, some of the places they have been trying, they are not suitable, and this is one of the major, तो and there also have been some reintroduction program. बहुत कोशिश किया हमारे गवर्नमेंट ने कि चलो एक जगह से दूसरी जगह, है ना। I'll come to that as well. I have a separate slide for that. सो सम एक्सपर्ट्स का कहना ये है कि नहीं, रीइंट्रोडक्शन से ज्यादा हमें अभी हैबिटेट को पहले प्रोटेक्ट करना चाहिए जहां पे वो लोग ऑलरेडी है। सो दैट इज मोर रिक्वायर्ड, क्योंकि हम लोग जब तक हैबिटेट को प्रोटेक्ट नहीं करते, चाहे हम लोग जितना वहां पे छोड़ लें, वो जिएंगे नहीं, वहां पे पॉपुलेशन एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो दोज आर वन ऑफ द अगेन कंसर्न। सो लेट 1970 से इंडिया ने 10 से 12,000 के बीच में घड़ियाल छोड़े हैं, ठीक है ना। ये सारे जो मेन नदी है, तो प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल बोल के गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था इन 1975। उसके अंतर्गत ये कुछ मेन मेजर रिवर्स है जिनमें कंसेंट्रेट किया गया, चंबल नदी, गिरवा, महानदी, केन नदी, ठीक है ना। तो इसमें बहुत रीइंट्रोडक्शन करने की कोशिश की है, इतने सारे, लेकिन अभी तक कुछ कंक्रीट जहां पे एस्टैब्लिश पॉपुलेशन हो, प्रॉपरली फंक्शनिंग कर रहा हो, मतलब एस्टैब्लिश कब होगा, वो लोग सेल्स सस्टेन कर रहे हैं, ठीक है ना, एडल्ट्स वहां पे घूम रहे, अपने आप ब्रीड हो रहा है, अपने आप बच्चे निकल रहे, अपने आप पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो एज सच कंक्रीट स्टेबल पॉपुलेशन कहीं पे हो नहीं पाया अभी तक। और दूसरी क्या बात है, मतलब ये तो मैं दिखा देती हूँ। तो प्रोजेक्ट घड़ियाल के अंतर्गत 16 सेंचुरीज बनाई गई थी इंडिया में, जहां पे घड़ियाल ब्रीड होती है। 2 मेन सेंचुरीज है, देवरी जो एमपी में है, और कुकरेल घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर जो लखनऊ में है, यूपी में। तो ज्यादातर घड़ियाल्स क्या हुए हैं कि यहीं पे ब्रीड किए गए हैं। तो उनमें जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी बहुत लिमिटेड है, ठीक है ना। मतलब मान लो आप, ये एक ही कुछ इंडिविजुअल है, उनके बीच में ही वो एक ही फैमिली ब्रीड कर रहा है। तो उसको उसमें क्या हो जाता है, हमारे जो जीन्स है, ठीक है ना, उसमें जितना वो डाइवर्स हो उतना हम लोग अच्छा मानेंगे, नहीं तो इट कम्स टू ए स्टैग्नेंट स्टेट, वी कॉल दैट इनब्रीडिंग। और इनब्रीडिंग जो इंडिविजुअल्स होते हैं, दे आर नॉट एज हेल्दी एज द ऑपोजिट वन। तो ये भी वन ऑफ द प्रॉब्लम है कि हम छोड़ भी रहे हैं। दूसरा क्या है, एक ही हम पॉपुलेशन छोड़ रहे हैं, मतलब एक ही वो, हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं मिल रहा है, एक ही कॉलोनी से ज्यादा हम लोग छोड़ रहे हैं। उसके अलावा कुछ और मेजर थ्रेट्स हैं, जैसे कि डैम्स, बैराजेस। तो लाइक आई सेड, घड़ियाल को बहुत अच्छा हैबिटेट चाहिए, डीप पानी चाहिए, ठीक है ना। तो डैम्स, बैराजेस क्या होता है, काफी टाइम में पानी होल्ड कर देते हैं, ठीक है ना। कभी कभी इरिगेशन के लिए दूसरी तरफ उसको डाइवर्ट किया जाता है। तो इस तरफ कभी क्या होता है, जो भरा हुआ नदी एकदम पानी रहना चाहिए उतना होता नहीं है। तो इस तरफ वाले जो घड़ियाल है, दे डोंट थ्राइव एज वेल, क्योंकि उनके लिए तो गहरा पानी चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, लेकिन यहाँ से पानी मतलब स्लो हो गया। फिर क्या होता है, कभी कभी फ्लड के टाइम में अचानक से पानी एकदम छोड़ जाते हैं। तो वहां पे जो घड़ियाल थे भी, और उन्होंने सैंड बैंक में कुछ कुछ अंडे जो दिए भी होंगे, वो क्या होते हैं, वॉश आउट हो जाते हैं अचानक, मतलब जब पानी का फ्लो बढ़ता है। सी एनिमल्स, दे आर वेरी इंट्यूटिव। आप घड़ियाल बोले, टर्टल बोले, उनको पता होता है। हर साल आप नेचुरल सिस्टम में जब जाएंगे ना, तो हर एक नदी में पानी बढ़ता है मॉनसून में, हमें पता है। उनको पता होता है कि कितना तक बढ़ने वाला है, तो वो जाके उसी हाइट में संभाव, उनको ये समझ में आ जाता है, और वो जाके संभाव उसी हाइट में जाके अंडा देते हैं कि पानी का लेवल बढ़े भी, उनका नेस्ट डूबे ना पानी के नीचे। और फिर जब उनका हैचिंग टाइम होता है, यूजुअली पोस्ट मॉनसून, वो बच्चे वहां से निकल के सीधा पानी में आ जाते हैं। सो दैट इज वन ऑफ द मेजेस्टिक फीचर्स। वी डोंट नो हाउ एनिमल्स डू दैट। लेकिन जब ऐसे सिस्टम बनाया होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है, कि एक डैम है, वहां पे हम मतलब पानी छोड़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, दैट इज एंटायरली इन आवर कंट्रोल। दे डोंट नो दैट।
दे lay their nest, फिर अचानक से पानी का फ्लो आता है तो वो सब बह जाता है. सो इट कैन नॉट एस्टैब्लिश. सैंड माइनिंग हमने ऑलरेडी बताया. फिर उसकी वजह से क्या होता है, सिल्टेशन होता है, जो पानी में जो रेत का वो है वो बढ़ जाता है. एंड ऑलरेडी आई सेड उनको ऐसा जगह चाहिए जो ये पानी है, पानी छू रहा है आपका सैंड को, जो बैंक है उसमें से सीधा ऐसे डीप चला जाता है. तो कुछ हमने जो ब्रह्मपुत्र में भी रिकॉर्ड किए 2-3 जगह, तो वहां भी हमें ऐसा ही कुछ फीचर मिला. उसी बैंक में ज्यादा होते हैं क्योंकि दे आर लाइक वेरी शाई एनिमल्स. तो जब भी उनको थोड़ा सा भी लगे कि कुछ डेंजर है, आसपास कुछ है, थोड़ा सा भी भनक लगे तो वो सीधा डीप पानी में डाइव कर पाए. So that we think may be that might be one of the reasons. Okay. फिर myth है, superstitions like I already said कि घड़ियाल्स are not a conflict animal. Okay. So क्रोकोडाइल बाइट्स पे मतलब मान लीजिए लास्ट 10 years में लगभग 5,000 से भी ज्यादा बाइट्स मतलब हुए हैं, फेटल केसेस हुए हैं इंडिया में ड्यू टू क्रोकोडाइल्स. लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा ना घड़ियाल ने किसी को खा लिया, मार लिया. कभी कभी ऐसा होता है कि रेस्क्यूज में जाते हैं विच आर लाइक नॉट वेल ट्रेन्ड इनफ. तो हमारे जो टीम है यूपी में काम करते हैं, दे ऑल्सो रेस्क्यूज घड़ियाल्स एंड ऑल, बट दे आर वेल ट्रेन्ड, सो दे नो हाउ टू हैंडल घड़ियाल और क्रोकोडाइल. एंड इवन कुछ ऐसे केसेस मैं लास्ट ईयर भी देखा है. तो सम पीपल दे डोंट नो, बट एनीवे दे वेंट टू हैंडल एंड रेस्क्यू द एनिमल. तो लेग पे पूरा बाइट हो गया घड़ियाल के, एंड इट आई थिंक इट टोर थ्रू द कैरोटिड समहाउ एंड ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड. ही सर्वाइव दो, बट वही है, उसने वो किया सेल्फ डिफेंस में किया. तो एनिमल्स एनीवे दे आर नेवर दे नेवर वांट टू इंटेंशनली अटैक यू, बट इफ यू आप उसको पूछेंगे तो डेफिनेटली विल कम आफ्टर यू. अगेन लाइक आई सेड घड़ियाल का डाइट जो है बहुत स्पेसिफिक है. तो वो सिर्फ मछली खाता है. उनका स्नाउट दे वोंट अलाउ देम टू हैव एनीथिंग एल्स. बड़ी मछली भी खा लेते हैं बट ओनली थिंग दे प्रेफर इज मछली. तो जिस एरिया में घड़ियाल ज्यादा रहते हैं वहां पे अगर बहुत ज्यादा ओवर फिशिंग कर दे, उसमें 2 प्रॉब्लम है. तो उनका जो फीडिंग ग्राउंड है, उनका जो खाना है वो धीरे धीरे कम होता है. डिपेंड करता है कौन से एरियाज में हम लोग देखते हैं. कुछ कुछ जगह में ओवर फिशिंग होता है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके लिए बचते नहीं है. तो ऐसा हो सकता है कि हाँ ठीक है उस जगह का हैबिटेट अच्छा है, घड़ियाल शायद वहां पे रह पाएगा, लेकिन उसके लिए खाना नहीं है वहां पे. तो ऐसा हमेशा हैबिटेट पे भी नहीं ब्लेम कर सकते. शायद वो ठीक है, वहां शायद माइनिंग नहीं हो रही हो, लेकिन बहुत ज्यादा वहां पे ओवर फिशिंग हो रही है, तो इसलिए उनके पास खाना नहीं बचा है, तो वहां पे वो रहेंगे नहीं. दूसरी बात क्या होती है, जैसे वेस्ट बंगाल में भी काफी कोशिश करी. गंगा जो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट का एरिया है गंगा में, तो दैट फ्लोज आउट थ्रू द डेल्टा. वहां भी कुछ साल पहले कुछ इंट्रोड्यूस करने के लिए कोशिश किया, बट व्हाट हैपेंड वाज दे ऑल ड्राउंड हाउ. घोस्ट नेट लगे रहते हैं. घोस्ट नेट मतलब कोई मतलब फिशिंग नेट लगा के छोड़ दिया, या तो ज्यादातर ओवर फिशिंग ही हो जाता है. तो घड़ियाल का स्नाउट जो है ना, आपने देखा है ऐसा लंबा होता है, पतला होता है, वो नेट में फंस जाता है. तो क्या हो जाता है, वो खुद को निकाल नहीं पाता. अभी आप मान लीजिए पानी के अंदर नेट है, घड़ियाल पानी के अंदर ऐसे फंस गया, ठीक है ना. उसको तो सांस लेने के लिए ऊपर आना पड़ेगा. लोग बोलते हैं नहीं नहीं हम तो नेट निकाल लेते. दैट इज नॉट द केस. अगर आप रात भर जाल लगा के रखते हैं, ये टर्टल में भी होता है, आफ्टर सम टाइम, बिटवीन ए गैप ऑफ सम टाइम, दे नीड टू कम अप टू ब्रीथ. तो बहुत टाइम तक नीचे जब वो फंसे रहते हैं और अपने स्नाउट को वो लोग छुड़ा नहीं पाते हैं, तो वो नीचे क्योंकि ब्रीथ नहीं, ऊपर नहीं आ पाते हैं सांस लेने के लिए, तो वहीं पे मर जाते हैं, ड्राउन कर जाते हैं. दूसरा ये होता है कि काफी टाइम वो छुड़ाने के टाइम में क्या होता है, उनके स्नाउट टूट जाते हैं ऊपर से नीचे से. बहुत ज्यादा उनको इंजुरी आती है, कभी उसी इंजुरी से भी मर जाते हैं, और कभी ये होता है कि स्नाउट टूट गया तो वो ठीक से खाना नहीं खा पाते, तो वो भूख से भी मर जाते हैं काफी बार. So these are like very pathetic cases. There are things, but we don't think them very deeply कि चलो हाँ क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, and how we need to go about this. So on the positive note, there have been like some other places as well, MP, UP, Assam, even Bihar also. There have been some Valmiki Tiger Reserve में जो है,
गंडक रिवर, वहां में कुछ रीइंट्रोडक्शन कोशिश करी गई और वहां पे अभी धीरे धीरे हमें नेस्ट मिल रहा है. तो that's a good thing as well. Some places are emerging as other potential habitat जहाँ पे हम लोग छोड़ के देख सकते हैं. Now that government and they are more conscious. The something I'll come later on. I have a separate slide for that. So like as was saying, conservation, breeding and release. So Sushmita जब ji, मतलब I'm sorry, some child has a doubt. Please go ahead. I think if you can permit, okay, we'll just. yes sir, I could not see the message, but yeah, let me check. Please go ahead and ask your doubt, please. Yes, please can you turn your mic on? Ma'am, she cannot turn her mic. I would speak the question. Ma'am, I have a doubt. Each and every animal have evolved and designed their bodies according to their environment and adapted them. But if gharial's snout are not very useful as they can only consume fishes, then what the point? And what's the point of having that snout? Okay, so all the animals, first of all, they do not evolve in the same pace. Okay, in every group of animal, you can see some of them which are well developed and some of them which are not that much. But that doesn't mean they don't have the right to exist. ठीक है. So घड़ियाल जो है, they can always like consume fish. Fish की तो कमी है नहीं तो वो extinct हो जाते हैं. So it's not a problem. The problem is like, we keeping all the, we not giving the proper area for them to thrive. There are lots of other animals as well who thrive just on fishes. Okay. So I think we should be more like, have a different perspective that, how those primitive things are still surviving. Like in turtles also, the one Vivekji said, Asian giant tortoise. So that is one of the most primitive tortoises in the world. That is Asia's largest, in fact, which we have here distributed only in Northeast India. तो बाकी लोग ऐसा नहीं, जैसे सॉफ्ट शेल है, वो भी सिर्फ फिश खाते हैं, वो बड़ा एजाइल है, वो खुद को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं, ठीक है ना, लाइक क्रोकोडाइल्स, उसको खुद को प्रोटेक्ट करना आता है, वो काट लेते हैं, बहुत एजाइल है, दे आर क्वाइट डेंजरस, बट सम आर नॉट एंड विच इज ओके, ठीक है ना. सो everyone has their different role to play. Okay, like I said, that tortoise, so that lives in forest, that lives in jungle. वो क्या करते हैं, रीजनरेशन करते हैं, वो सीड खाते हैं, फिर है ना फीसिस में से निकाल देते हैं, फिर वहां से ट्रीज आ जाता है. So I think we should need to have a different perspective that they were evolved in that way. ऐसा नहीं है कि पहला वाला वो extinct होके फिर बाद में वो आया, but till this day, all of the different groups are surviving, be it gharial, be it crocodile, and be it, alligators. So definitely they have some role to play in the environment, and still there are like very suitable conditions for them to thrive, and that is why they're, thriving. So we don't know what's the use, and we are not to think in that way, but if they're still existing, I think, they have the right to exist as well. And we should think more ki if we can help them exist at least. Yeah. And we can have more discussion, I think, after the session. So I can maintain the time maybe. Sushmita ji, may I ask a question to you, please? Yes, sir. Yes, sir. I read that the temperature at the time of hatching in crocodiles, yes, decides whether they are going to be males or females. Yes, yes. Could you just yes, explain sir, that, and is that true for gharial also? Because that's a very interesting fact. Any other animal has that thing. Yes, yes, sir. I think I missed out that point, or maybe it was later, somewhere. I actually missed out because, I wrote climate change here in the thread that was actually related to that point. So क्या होता है reptiles में we call it TSD, temperature dependent sex determination. तो वो ओविपेरस जो है, वो जो अंडा देते हैं, वो सब में होता है सर, आपका घड़ियाल्स में भी, क्रोकोडाइल में भी, टर्टल में भी, सब में होता है, some snakes as well.
तो उसमें क्या होता है सर कि जो इंक्यूबेशन का टेम्परेचर रहता है, मतलब जैसे घड़ियाल का इंक्यूबेशन टाइम जो अंडा देते हैं, इंक्यूबेशन टाइम मीन्स द पीरियड बिटवीन लेइंग ऑफ द एग्स एंड हैचिंग ऑफ द एग्स। घड़ियाल में इट्स टिपिकली 2 से 2.5 महीना। तो वो जो मिट्टी खोद के अंडा डालते हैं, फिर उसमें वो लोग 2 से 2.5 महीना इंक्यूबेट होते हैं, उसके बाद वहां से बच्चे निकलते हैं। उसमें क्या होता है, एक्चुअली द टेम्परेचर रेंजेस, इट वराइज फ्रॉम रीजन टू रीजन। नॉर्थ इंडिया हैज लाइक मोर टॉलरेंस, यू नो, दे आर लाइक हायर अप्स टुवर्ड्स द टेम्परेचर. In northeast there's like lower because there is also humidity factor. बर्ड एग में जो है सिर्फ टेम्परेचर फैक्टर होता है. रेप्टाइल एग में ऑल्सो ऑलवेज वी हैव टू कंसिडर 2 थिंग्स, बोथ द टेम्परेचर एंड द ह्यूमिडिटी. सो उसमें क्या होता है, जब एग हायर टेम्परेचर में इंक्यूबेट होता है तो नॉर्थ में जैसे 40-40 आराम से पहुंच जाते हैं, तो उसमें ये संभावना होता है कि ज्यादातर फीमेल्स होते हैं. और फिर जो थोड़े कम टेम्परेचर में एकदम से इंक्यूबेट हो, उसमें मतलब चांसेस होता है कि मेल्स होते हैं. जो अगर मैं नॉर्थ के हिसाब से ही बोलूं, मान लीजिए ठीक है 30 to 35 के आसपास है, सो उसमें थोड़ा आपको सेम रेशियो मिलेगा, मेल और फीमेल का सेक्स रेशियो आपको सेम मिलेगा. कुछ एनिमल्स में जिनका सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है, जिनको हम लोग देख के बता सकते हैं कि मेल है कि फीमेल है, हालांकि बच्चों में उतना होता नहीं है, तो हमें हर बार पता नहीं होता है कि वो मेल है कि फीमेल है. एक साइज तक ग्रो कर जाता है, उसके बाद हम लोग बता सकते हैं. और अगर एकदम बचपन में ही देखना हो तो वो लेप्रोस्कोपिक कैमरा वो डाल के देखना पड़ता है, बट दोज आर इन्वेजिव प्रोसीजर, वी जनरली डोंट डू दैट. व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द राइज इन टेम्परेचर. सो राइज इन टेम्परेचर का भी 2 पैटर्न होता है. एक क्या होता है, उनको दिन भर में नेचुरल वेरिएशन मिलता है. कुछ जब इंडोर, अगर हम कैप्टिव ब्रीडिंग की बात करें, उसमें 2 तरीके का हो सकता है. कैप्टिव ब्रीडिंग हो, जो भी ओवरलुक हो. नेचुरल का क्या होता है, अंडे दे दिए है उसने, और दिन में टेम्परेचर बहुत बढ़ता है, फिर रात को थोड़ा कम हो जाता है, तो ऐसे करके ऊपर नीचे का उनको वेरिएशन मिल जाता है. ठीक है ना. तो क्योंकि हम लोग ये नहीं बता सकते वो 30 डिग्री में ही इंक्यूबेट होगा कि 40 में ही होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दिन में आपका 40 पहुंच गया तो रात को अपना 32-33 पहुंच गया. सो देयर इज अ वेरिएशन, दे गेट इट नेचुरली. कभी कभी कैप्टिव में देर आर 2 सेटिंग, आइदर वी डू इट नेचुरली, या तो उसी को हम लोग इंसिटू, जहां पे वो अंडे दिए हैं उसी को हम लोग बैरिकेड कर दें और उसी में हम लोग बस प्रोटेक्ट करें. क्योंकि ज्यादातर डर तब होता है कि कोई प्रेडेटर आके उसको खोद के खाना लो, लाइक जैकल्स और अदर द मॉनिटर लिजर्ड्स एंड ऑल. तो उसको हम लोग बस प्रोटेक्शन देते हैं, अपने आप इंक्यूबेट होने देते हैं. और कभी कभी कुछ जगह में ऐसा होता है कि वो जगह का नेचुरल टेम्परेचर सुटेबल नहीं है, तो हम लोग इंडोर्स लाके करते हैं, लेकिन हम कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं रखते, उसको अपने आप जो दिन भर में वेरिएशन मिलता है उसको मिलने देते हैं. और या तो कभी कभी जो इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटर यूज करते हैं, उसमें क्या है, एसी जैसा है, उसमें आप टेम्परेचर ह्यूमिडिटी फिक्स करके रख सकते हैं. तब यूजुअली ये प्रेफर किया जाता है कि बीच वाले रेंज में हम लोग फिक्स करके रखें, ताकि उसका मेल और फीमेल रेशियो इक्वल रहे. कुछ कंसर्न्स ये हैं आजकल के कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में कि नेचुरली जब ये लोग इंक्यूबेट होते हैं, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा, हम लोग अभी मतलब ग्लोबल टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है. जैसे इस साल हमारे यहाँ एटलीस्ट नॉर्थ ईस्ट में बोले बहुत बारिश हो रहा है. 2-3 साल लास्ट में बारिश नहीं हुआ था एकदम, तब बहुत बढ़ गया था. तो उसमें से जो इंक्यूबेट होके बच्चे निकलते हैं, दे आर मोस्टली फीमेल्स. तो हम लोग अगर कोई ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए, या पहले हम लोग मतलब आगे जाके हम लोग सोचे कि हाँ ठीक है ये लोग ब्रीड करेंगे, तो मान लीजिए एक नेस्ट में से 30 बच्चे निकले, ठीक है ना, और मतलब ज्यादा से ज्यादा आपका सब फीमेल्स निकले, लेकिन उनके साथ ब्रीड करने के लिए मेल भी तो चाहिए. तो मेल इज टू फीमेल जो रेशियो है, वो चीज हम लोग मेंटेन नहीं कर पा रहे फॉर द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर. So there are some cases, not all, but that has been an issue. तो रेप्टाइल में ये बहुत ज्यादा मेजेस्टिक चीज है, आप याद रखना, इट इज कॉल्ड TSD, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन. One child wants to know whether artificial incubators are likely to harm the. No, not at all, not at all. You just have to be well trained enough and to use. So we actually don't prefer it because we live in the native range of the animal itself. So we believe that our natural condition are enough to support their natural incubation. Sometimes जैसे इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटर का कॉन्सेप्ट मोस्टली अब्रॉड में होता है,
तो वो लोग जैसे कि बहुत ज्यादा ब्रीड करते हैं अलग अलग एनिमल्स। हमारे स्टेट में लॉज नहीं है, यू कैन नॉट कीप लाइक योर नेटिव थिंग एज कैप्टिव, लेकिन बाहर वो लोग रखते हैं, बहुत सारे ब्रीडर्स होते हैं, जूस होते हैं, कई सारे ऐसे स्पीशीज हैं जो हमारे इंडियन स्पीशीज है, लेकिन वहां पे टेम्परेचर मतलब दूर दूर तक मैच नहीं करता है। So they generally used to prefer electric this one, so they can keep it steady. वहां पे ऐसा हो रहा है कि हमारे यहाँ तो है ना, मतलब 25 डिग्री हो रहा है, वहां पे बर्फ पड़ रहा है, so they cannot use like natural conditions to incubate their egg. But most of the species where we do captive breeding programs in India, at least us, we use natural processes because we believe नेचुरल तरीके से जब सब कुछ हार्डशिप झेल के वो अंडे में से बच्चा निकलता है, वो ज्यादा हेल्दी होता है, वो ज्यादा रेजिस्टेंट होता है, उनकी लॉन्जिटिविटी, उनका ग्रोथ, उनका है ना, वो दैट इज दे आर मोर रेजिस्टेंट, दे आर मोर हेल्दी देन अदर हैचलिंग, जो वीक नहीं होते हैं, वो है ना सरवाइव कर जाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। बट या इट डजंट मीन इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटर्स आर हार्मफुल, नॉट एट ऑल। सो should we continue or yeah? Okay. So I'll just go a brief about this, like Project Kharial. It was started in 1975, and 16 croc sanctuaries were, established under this project entirely. Some of them has been functional really well, and taking lead in the entire conservation endeavors of protecting and increasing the populations of gharials. So जैसे हमने बोला कि चंबल में मतलब है, आई थिंक 19 late 1970s around 1979 or something, there used to be like 6 nest found only पूरे चंबल में, बस 6 ही इनको नेस्ट मिले थे, लेकिन आज की डेट में हर साल 100 से ज्यादा नेस्ट हमको मिल रहे हैं वहां पे। सो देयर हैज बीन ए पोटेंशियल रिलीज इंक्रीज इन देयर पॉपुलेशन ऑफ कोर्स। तो यूपी में है जो कुकरेल घड़ियाल रिहेबिलिटेशन सेंटर, यहाँ पे मैं खुद भी पर्सनली गई हूँ, लखनऊ में है, आप लोग भी जरूर जाइए। तो वहां से क्या होता है, ब्रीड कर करके बहुत सारे चंबल में छोड़े गए हैं, कतनिया घाट में छोड़ा गया है, हस्तिनापुर सेंचुरी में छोड़ा गया है, अलग अलग जगह दे हैव बीन ट्राइंग वेयरएवर इट इज पॉसिबल टू एस्टैब्लिश द पॉपुलेशन। और फिर एमपी में आप लोगों को पता होगा देवरी घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर है, तो इन्होंने भी ज्यादातर चंबल नदी जैसे सोन नदी, इसमें काफी सारे रिइंट्रोडक्शन प्रोग्राम्स किए गए हैं। एंड ऑलरेडी आई सेड दैट एमपी हैज बीन लीडिंग in this front as well. They have been really, making progress in the घड़ियाल conservation initiatives. उसके अलावा कुछ है, जैसे अभी ओडिशा में काफी अच्छा काम हो रहा है, सतकोसिया में महानदी इज ऑल्सो वन ऑफ द फोकस्ड रिवर्स टू पॉपुलेट द स्पीशीज अंडर द प्रोजेक्ट घड़ियाल। तो वहां पे जैसे नंदनकानन जू है विच इज इन भुवनेश्वर, तो वहां पे भी कुछ घड़ियाल ब्रीडिंग प्रोग्राम चलते हैं, एंड विच इज लाइक अगेन रिलीज बैक इन महानदी। दे हैव ऑल्सो बीन डूइंग सम टेलीमेट्री वर्क। सो नीचे जो फोटो है दैट इज फ्रॉम कुकरेल, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में फोटो है दैट इज देयर कैप्टिव ब्रीडिंग वन ऑफ द फैसिलिटीज। आई थिंक दिस घड़ियाल्स आर लाइक जुवेनाइल्स नाउ, और उनको काफी पहले, दिस इज लाइक 2016, ये छोड़ा गया था, कुछ कुछ इंडिविजुअल्स जो हैं यूपी में वहां पे छोड़ा गया था। तो दैट इज हाउ दे डू इट। एंड सो छोड़ा तभी जाता है, एटलीस्ट दे नीड टू गेन 1 मीटर ऑफ लेंथ। यूजुअली reptiles they don't go by age as such, they go by size. ऐसा हो सकता है कि 5 साल के इंडिविजुअल्स है, कुछ छोटे हैं कुछ बड़े हैं, it can happen, not the सबकी ग्रोथ यूनिफॉर्म नहीं होते, but we choose them by size mostly, ताकि वो जब वाइल्ड में जाए तो वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए predators. So that's the most important thing to consider. Yes Ma'am, may I ask a doubt? yeah sure. Ma'am, despite years of conservation efforts, why do you think the gharials are still critically endangered? Like, what are the challenges? Yeah, challenges. So we are already discussing what are the main challenges that, right? You followed the slide earlier, right? एक बार जब पॉपुलेशन एकदम से गिर जाता है, उसके बाद उसको रिवाइव करना, दैट्स द मेन इशू वी हैव, आई वुड से। हम लोग एक स्पीशीज की चिंता तभी करते हैं जब हमारे पास कुछ नहीं होता है ना। जब चंबल में बस 6 ही नेस्ट मिल रहे हैं,
घड़ियाल के, तब हमको याद आया अच्छा घड़ियाल तो नहीं है अभी यहाँ पे, अभी तो कुछ करना पड़ेगा। उसके पहले सब है ना, एनीवे फॉर ऑल द रीजंस, नॉट वन, वी ऑलरेडी यू नो, एक चीज जब रहते रहते हम उसको बचाए ना, आई थिंक दैट इज मोर इफेक्टिव, दैट टेक्स लेस टाइम। लेकिन एक चीज जो पूरा पूरी खत्म हो जाता है उसको वापस से रिवाइव करके एकदम से लाना, दैट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, एंड कंजर्वेशन इटसेल्फ इज नेवर ए शॉर्ट टाइम गोल। मतलब कोई भी कंजर्वेशन करोगे ना, 10 साल के पहले तो आपको हल्का भी आइडिया नहीं आएगा कि वेदर इट इज वर्किंग और नॉट इवन, least. So this is anyway a big challenge, but I think after so many years, we can say, I mean, almost 50 years, it's been like 1975. There have been like very थोड़ा हो रहा है अभी, 1975 anyway, उस समय मतलब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेके बहुत बहुत प्रिमिलरी, बहुत रूडिमेंट्री आइडिया था, लेकिन अभी धीरे धीरे लोग थोड़ा सा आ रहे हैं, थोड़ा इस तरफ सोच रहे हैं। सो अभी जैसे चंबल में देयर हैव बीन लाइक जेनेटिक्स गैप्स, तो वहां पे क्या कर रहे हैं कि मैंने बोला कि एक ही जो है वहीं पे ब्रीड करके वहीं पे छोड़ रहे हैं, तो जेनेटिक डाइवर्सिटी नहीं है हमारे में। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, वहां से लेके अलग जगह में छोड़ रहे, कुछ वाइल्ड जगह में भी छोड़ रहे हैं, ताकि वो लोग दूसरों के साथ मेट करके अपना डाइवर्सिटी बढ़ाए। गंडक रिवर में जो बिहार में कई सारे रिलीजेस हुए हैं, तो वहां पे अभी थोड़ा थोड़ा देखा जा रहा है कि वाइल्ड में भी नेस्ट मिलना शुरू हो रहा है। तो आई थिंक लास्ट ईयर ऑल्सो आई थिंक 37 एग्स वेर फाउंड, एक नेस्ट में से 6 नेस्ट कुछ मिले होंगे। तो वहां पे भी बिहार गवर्नमेंट काम कर रही है विद सेवरल एनजीओज। सो ऐसे कर करके 1 साल में 2 साल में हमें पता नहीं चलेगा, जब एटलीस्ट 5-6 साल तक मिनिमम हम लोग एवरी ईयर वी सी ए ग्रोथ, ओके ये चीज जैसे साइक्लिक वे में एक हो रहा है कि ठीक है, वी आर लाइक मतलब वो लोग ब्रीड कर रहे हैं, वो लोग अंडे भी निकल रहे, बच्चे भी निकल रहे। मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है कि क्या हो रहा है, तभी हम बता पाएंगे कुछ इम्पैक्ट हुआ है। कुछ जैसे ब्यास रिवर में भी हुआ है पंजाब में, लेकिन वहां पे क्या हुआ था, वो इंडस सिस्टम का पार्ट है, तो कुछ घड़ियाल वहां से पाकिस्तान चले गए, तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आते हैं कि फिर दोनों नेशन का बात हो जाता है। हम नहीं, मतलब देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व कि हाँ वहां से हम लोग अभी कैसे लाए। सेम विथ बंगाल एक्चुअली, जो गंगा रीजन है वहां से अगर बांग्लादेश चले जाते हैं, सो दैट्स ए नाइटमेयर टू ब्रिंग देम बैक। वी डिड सम वर्क इन सुंदरबन ऑन टर्टल्स एज वेल, तो वहां पे भी वही हुआ था कि कुछ टर्टल मतलब हमने सैटेलाइट टैगिंग किया था, तो हमने देखा वो बांग्लादेश चले गए। फिर वहां पे उनके गवर्नमेंट के साथ है ना हम लोग बात करें कि क्या करें नहीं करें। सो देयर लॉट्स ऑफ चैलेंजेस इन प्रैक्टिकल ग्राउंड। ऐसा नहीं है कि जो हम लोग देखते हैं तो एवरीथिंग कैन बी अप्लाइड थियोरेटिकली एज वेल। तो लाइक आई सेड, गंगा मुर्शिदाबाद में जो है, तो रसिक बिल मिनी जू एक है मेरे घर के सामने ही है नॉर्थ बंगाल में। ऑल्सो अलीपुर जू इन कोलकाता, दे हैव बीन ब्रीडिंग लाइक वेरी some घड़ियाल्स, बट द रीइंट्रोडक्शन एफर्ट हैज नॉट बीन सक्सेसफुल वेल इनफ। अभी धीरे धीरे ये पता कर रहे हैं कि हाँ कहाँ छोड़ने से अच्छा होगा। एंड देर आर लॉट्स ऑफ इंटरनल चैलेंजेस ऑल्सो। क्या होता है ना कि अभी जैसे वेस्ट बंगाल वाला लेट्स से उन्होंने गंगा बेल्ट में मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में वहां पे रिलीज किया, तो कुछ लोगों का कहना है कि वहां पे हमें सही हैबिटेट मिला तो हमने छोड़ दिया। वहां पे तो डॉल्फिन्स भी रहते हैं, डॉल्फिन पता है आपको, है ना, डॉल्फिन, गैंजेटिक रिवर डॉल्फिन। तो डॉल्फिन भी रहते हैं, उनका भी ऐसा स्नाउट लंबा होता है। वहां पे ओवर फिशिंग का प्रॉब्लम है और फिशिंग नेट्स का प्रॉब्लम है एक्चुअली। तो गवर्नमेंट कुछ कुछ मतलब बोलते हैं कि वहां पे तो डॉल्फिन भी रहते हैं, तो घड़ियाल भी रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हैबिटेट तो है। कुछ लोगों का कहना है वहां पे जब तक नेट नहीं हटेगा, जब तक पूरा पूरी नहीं होगा, ये कभी वहां पे कंजर्वेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या है कि वहां से बांग्लादेश निकल जाएगा, तो हम लोग नेगोशिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे काफी मतलब पॉलिसी लेवल में भी चैलेंजेस आते हैं जब एक प्रैक्टिकल हम लोग टेकअप करते हैं काम करने के लिए, ठीक है ना। और अब एनसीबीटी भी है तमिलनाडु में, मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट जो ब्रीड करती है। तो ये सारे अभी मतलब पॉकेट सेंटर्स ही मेन मेन कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे कुछ एफर्ट्स डाल पाए हम लोग। ये आई कम टू दिस लेटर, क्योंकि इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं। तो अभी इस तरफ क्या हो रहा है कि देयर हैज बीन न्यू डेवलपमेंट। एक असम में पहले से ही स्कैटर्ड पॉपुलेशन था, ब्रह्मपुत्र मेघना सिस्टम, जो ब्रह्मपुत्र इंडिया और बांग्लादेश का वो मेघना सिस्टम है, वहां पे भी घड़ियाल मिलते थे, लेकिन समहाउ समटाइम्स हंटिंग एज वेल,
समटाइम ये मिथ के लिए उनको मार दिया जाता था, समटाइम लैक ऑफ हैबिटेट, वी डोंट नो व्हाट. So there has been survey since late 80s, early 90s. तब से ही हमने देखा, उससे पहले ऐसा कोई फॉर्मल स्टडी हुआ नहीं था. तो तब से ही हमने देखा कि इनकी पॉपुलेशन तो है लेकिन बहुत ज्यादा स्केटर्ड है. तो वी मेजरली वर्किंग काजीरंगा. तो हम लोग हर साल मतलब सर्वे करते हैं. अभी तक 5 साल हम लोग कंजिक्यूटिव सर्वेस कर लिए. तो तब से ये जो नीचे फोटो देख रहे हैं, एक बड़ा घड़ियाल का पानी में जो बैठा है, दैट वी टुक द फोटो ओनली ड्यूरिंग आवर सर्वे. सो हैव बीन ट्रैकिंग दिस फीमेल सिंस 2021 और एक ही हमें मिलता है उसके आसपास. वी नो सम एरिया, उसके आसपास ये एक ही इंडिविजुअल हमें देखने को मिलता है. एंड वी थॉट लाइक व्हाई नॉट. और एक इस साइड में जो छोटा हैचलिंग का फोटो है, दैट वाज रियली इंट्रिगिंग. इट वाज जस्ट लास्ट मंथ. तो हमें एक छोटा सा हैचलिंग का फोटो मिला. सो हैचलिंग मतलब क्या, वहां पे बच्चे हो रहे हैं, मतलब वहां पे कोई एडल्ट भी होगा, हमें पता नहीं. लेकिन इट रियली गेव अस ए होप कि यू नो वी ऑलरेडी थॉट कंजर्वेशन वाज पॉसिबल इन दिस स्ट्रेच बिकॉज ऑफ सम स्पेशल थिंग्स. व्हाई? काजीरंगा, एवरीवन नोज काजीरंगा, ओके. तो काजीरंगा में विश्वनाथ वाइल्ड लाइफ डिविजन करके है, वो जो है दैट इज इंटायरली प्रोटेक्टिंग द रिवर हैबिटेट. तो काजीरंगा के अंतर्गत 85 किलोमीटर ऑफ द काजीरंगा इज इंटायरली प्रोटेक्टेड. वहां पे कोई नहीं घुस सकता. एंड द मॉनिटरिंग इज, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी स्ट्रिक्ट एंड दे आर लाइक रियली इम्पैक्टफुल. ओके. तो वहां पे घड़ियाल को रहने का एंड द हैबिटेट इज वेरी मच इंटैक्ट एज वेल. हम टर्टल्स का भी सर्वे करते हैं. यू नो दैट 70% टर्टल्स इंडिया में जितने मिलते हैं उनके 70% टर्टल काजीरंगा में मिलते हैं. it's that rich and it is that nice. So we thought why not. I mean यहाँ भी reintroduction हम लोग वापस लाके करके देख सकते हैं कि you know maybe it works. So the dialogue has been in place. So अभी घड़ियाल reintroduction project initiate हुआ है. तो कुछ घड़ियाल जो है एमपी से ही लाया जाएगा, काजीरंगा में छोड़ा जाएगा. सो हमने अभी कुछ दिन पहले भी सर्वेस किया है एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. बट वी आर रियली होपफुल कि हम जो है मतलब जो एक्चुअल पॉपुलेशन है उसको भी थोड़ा चॉक आउट करें. और एक कोशिश, क्योंकि इतनी जगह हो रही है, यहाँ पे भी यू नो हम लोग देख सकते हैं वेदर इट इज पॉसिबल. दूसरा क्या है, उड़ीसा में ऑलरेडी स्टेट की सतकोसिया में वहां पे महानदी में हो रहा है. तो वहां पे भी एक रिसेंट, वेरी रिसेंट डेवलपमेंट, उन्होंने भी टैग करके देखा कि घड़ियाल कितना दूर मूव करते हैं. तो उन्होंने देखा एक घड़ियाल जो जहां पे छोड़ा गया था वहां से 315 किलोमीटर उसने मूव कर लिया. सो दैट इज ऑल्सो समथिंग कि ठीक है, पता नहीं घड़ियाल को कितना ही जगह चाहिए होगा, यू नो. Regarding Brahmaputra, I think the on one of the I mean one more good part is that the river is very wide. बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि नैरो है. कुछ जगह ऐसा है कि आपको लगेगा समंदर में आएंगे, इस पार से उस पार नहीं दिखता है. और ऐसा नहीं कि पूरे ब्रह्मपुत्र के आसपास यू नो सेटलमेंट्स इतना नहीं है. देयर वेरी लो सेटलमेंट्स एंड बिकॉज ऑफ द ह्यूज नेचर ऑफ द रिवर फिशिंग है, लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना भी ज्यादा नहीं है जो कि हमारे बाकी रिवर सिस्टम्स में है. दूसरा है, इट्स नॉट जस्ट काजीरंगा, ब्रह्मपुत्र के और लोअर बेल्ट पे आप आते रहेंगे. देयर आर अदर सेवरल नेशनल पार्क्स. देयर ओरांग नेशनल पार्क, दिस मानस नेशनल पार्क. So there is a really long stretch which can actually, you know, seek some kind of protection. So this is a very interesting case. Actually, I would say, but can I request you, Anshuman sir, to briefly explain this part? I'll be really happy. सुष्मिता, एक्चुअली अंशुमन सर को एक और मीटिंग अटेंड करनी थी, तो he had to leave. Yes. Okay, he's not there. Okay, I thought. Okay, anyway, no problem. So, sand mining के खिलाफ, तो one of the major thing is the problem is sand mining. तो sand mining के खिलाफ एक थोड़ा सा पॉजिटिव साइड हमें देखने को मिल रहा है. रिसेंटली क्या हुआ, तो एक केस हुआ था हिरेश गुर्जर करके. देयर वाज ए फॉरेस्ट गार्ड, ठीक है ना. तो उसने क्या किया, कुछ गाड़ियां आ रही थी सैंड माइनिंग के लिए, उसने उसको रोकने की कोशिश की और वहीं पे उसको मार दिया गया. कुछ माफिया है ना, इम्पैक्ट तो है ही चंबल में, आप सबको पता होगा. तो उनको मार दिया गया. तो इस चीज के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक सू मोटो, मतलब अपने आप से ये मतलब इसको नोटिस किया इस साल ही. उसके बाद से क्या क्या कुछ मेजर डिसीजंस पास किया
कि क्या क्या होना चाहिए और सैंड माइनिंग के खिलाफ कुछ पॉजिटिव नोट्स हमें मिले। मैं इसको ब्रीफ में ही बोलूंगी, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। किसी को डिटेल चाहिए होगा तो प्लीज लेट मी नो, आई कैन शेयर द डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल, बट आई थिंक इन योर लेवल दिस इज इनफ। तो कुछ कुछ बहुत मेन चीजें जो है, दिस इज अ वेरी विन विन सिचुएशन एक्चुअली, but due to a very unfortunate incident, but at least these things are being noticed, by the law, by the government as well. So maybe it helps us, going forward. तो उसमें से कुछ कुछ चीजें जो है, क्या डिसीजन पास किए हैं कि हर एक जो इलीगल माइनिंग रूट्स है, हर जगह में बहुत ज्यादा नहीं होता है, कुछ एरियाज में कम होता है, कुछ एरियाज में ज्यादा होता है। तीनों स्टेट में जहां जहां मतलब चंबल गुजर रही है, उनमें जो इलीगल माइनिंग रूट्स है, उसमें क्या होगा, हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा लगा जाएगा, ऐसे लाठी में ऐसे टांग टांग के, ओके, और वहां से लाइव फीड आता रहेगा, जो हमारे मैनेजर लेवल के ऑफिसर से, एसपी हो गया या डीएफओ हो गए, एंड दे नीड टू मॉनिटर इट ऑल द टाइम, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हो रहा है वहां पे। सो अनदर थिंग इज, जो भी गाड़ियां आ रही है, जो भी मशीनरी आ रही है माइनिंग के लिए, उन सब में जीपीएस ट्रैकिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ करने दे रहे हैं तो आप वहां जाके कुछ कर रहे हो, कुछ अदर अदर इलिसिट एक्टिविटीज कर रहे हो आप। तो हमेशा उस पे मतलब बहुत सख्त मॉनिटरिंग वहां पे कराई गई है। फिर क्या होगा, फीसिबिलिटी रिपोर्ट होता है, मतलब मॉनिटरिंग के लिए। सो वो मतलब रेगुलरली उसको सॉरी उसको शेयर किया जाएगा, उसको बनाया जाएगा। मेन बात यह है कि उसकी निगरानी बहुत ज्यादा सख्त कर दी गई है कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कोई इधर उधर आके कोई उल्टा पुल्टा एक्टिविटी ना हो। फिर जैसे इलीगल माइनिंग कहीं पे हो रहा है, जहां पे आपको नहीं करना है, वहां पे जाके आप कर रहे हो, तो इमीडिएटली वो गाड़ी जब्त कर ली जाएगी, ठीक है। फिर जैसे हाँ, पोल्यूशन इज ऑल्सो वन ऑफ द आई मीन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजंस। पोल्यूशन में क्या होता है कि जैसे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस है, जैसे यमुना में भी कुछ पॉपुलेशन, बट यमुना इज पॉपुलेटेड लाइक एनीथिंग, ओके। तो हमारे डोमेस्टिक रन ऑफ है या इंडस्ट्रियल रन ऑफ है, वो पानी में आ जाते हैं। वो डायरेक्ट पानी का क्वालिटी तो खराब करते ही है, उसके ऊपर क्या करते हैं, तो उनमें जो मछलियां हैं उनको भी पॉइजनिंग हो जाता है, और वो मछलियां ही ये घड़ियाल्स खा रहे हैं, तो इनको भी इनडायरेक्ट पॉइजनिंग हो जा रहा है, ठीक है ना। सो देयर आर लाइक लॉट्स ऑफ डीपर इश्यूज एज वेल। कुछ और स्टडीज है, लेकिन बहुत अच्छे से कंक्रीटली हमें नहीं पता है, लाइक द इन्वेसिव फिशेस लाइक तिलापिया। तो उसको भी रिलेट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, मे बी दैट माइट बी ऑल्सो अफेक्टिंग देयर सिचुएशन, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली द कंक्रीट थिंग्स बट गोइंग ऑन। तो पोल्यूशन भी टाइम टू टाइम लाइक मॉनिटरिंग किया जाएगा, ओके। एंड देन राउंड द क्लॉक वहां पे पुलिस पेट्रोल्स होंगी, जॉइंट पेट्रोल्स होंगी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, पुलिस से, ताकि सब देखा जाए सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं, ओके। एंड देन एक एसओपी बनाया जाएगा। एसओपी मीन्स सेट ऑफ गाइडलाइंस पकड़ लो आप। तो तीनों स्टेट जो उसको फॉलो करेंगे, मतलब उसको कैसे कैसे क्या क्या होना है, कैसे अरेस्ट होना है, कैसे उनको मॉनिटर करना है, कैसे जब्त करना है, और कैसे मतलब तीनों स्टेट मिलके साथ में काम कर पाए, ताकि चंबल एंटायर रीजन से ये इलीगल सैंड माइनिंग को जो है इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम कर पाए। एंड चंबल इज नॉट जस्ट फॉर नॉट जस्ट घड़ियाल, देर इज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट स्पीशीज दैट इज कॉल्ड रेड क्राउन रूफ टर्टल, बाटागुर कछुआ करके एक कछुआ है। उसकी भी जो है 90% मतलब उसका पॉपुलेशन अभी बस चंबल तक ही लिमिटेड है। पहले पूरे गंगा बेसिन में पाया जाता था, बट नाउ इट इज nowhere to be found. So there are like other very important many species जो चंबल के लिए बचा हुआ है। So we are trying to at least save what we have, of course. दूसरा एफर्ट ये है कि हम कुछ और नया पॉपुलेशन कुछ और जगह पे एस्टेब्लिश कर पाए, लेकिन एटलीस्ट जो है हम उसको भी बचा पाए। सो दिस आर वन ऑफ द मेन थिंग्स। दूसरा क्या है, आई टेल फ्रॉम माई साइड, जैसे स्मार्ट पेट्रोलिंग है, तो चंबल में माई टीम ने भी ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है स्मार्ट पेट्रोलिंग। मतलब जैसे लीनियर सिस्टम में एक ऐप होता है, टूल होता है, ओके। सो दैट इज यूज्ड, आप जहां जहां पेट्रोलिंग करो, स्टाफ लोग जो मॉनिटरिंग करते हैं, दैट इज लाइक दे यूज दैट
for reporting and monitoring and updating like real time data and all. तो ये सारी कोशिशें करी जा रही है from the department itself, government itself, but of course there are hindrances all the time, but I would take it as a positive note कि कुछ तो हुआ and everything depends now is how good they'll be following all these things, कितना अच्छे से वो लोग implement कर पाए. So policy can just guide you, but everything depends on implementation as well. So I would not brief it so much. I think I can take your questions this time, and I hope you liked it. You had like some idea both on the positive aspect and the negative aspect, and you know it. I hope I was able to guide you. Thank you so much. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, as you said that Gharial's population is only limited to India, so are they on the red list of India? Red list. Not red India, list of- it's Indian subcontinent. जैसे है ना, हमारे जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आते हैं उसमें है, जैसे आपका इधर नेपाल हो गया है ना, इधर इंडस पाकिस्तान हो गया. तो रेड लिस्ट असेसमेंट IUCN का वो ग्लोबल लेवल पे होता है. IUCN क्या बताती है कि कोई भी स्पीशीज वर्ल्ड में कितने सारे बच्चे हैं. तो कितने सारे बच्चे ऐसे तो नहीं बता सकते, तो उसके लिए क्या बोलते हैं, उन लोगों ने कैटेगरीज बना दी. अगर नहीं बचे तो उसको बोलेंगे एक्सटिंक्ट. अगर बचा है लेकिन बाहर नहीं है, कैप्टिविटी में है, तो उसको बोलेंगे एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड. अगर बाहर बचा है और बहुत कम बचा है, कई सारे क्राइटेरियाज होते हैं. आई वुड नॉट से यू एनी एवरीथिंग, बट आई वुड एडवाइज कि इसके बाद आप जाके गूगल खोलो, IUCN में कैसे क्या क्राइटेरिया बताते हैं, मतलब बनाए हैं, उसके क्या क्या कंडीशंस है, उसको आप पढ़ो, है ना. बहुत सारे हैं कि चलो इतना इंडिविजुअल बचा है या इतना जगह में बचा है, तो इसके लिए क्या हो गया, बहुत ज्यादा कम है, इसका मतलब ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड हो गया, है ना. तो उससे थोड़ा ज्यादा बचा है तो ठीक है, एंडेंजर्ड में डाल देते हैं. फिर उससे थोड़ा ज्यादा बचा है लेकिन फ्यूचर में एक्सटिंक्ट हो जाएगा, तो उसको वेनरेबल कर दिया. देर आर मेनी कैटेगरीज. उसके बाद आ गया आपका नियर थ्रेटेंड आ गया, ठीक है ना. सो देर आर मेनी कैटेगरीज एंड एवरी स्पीशीज इज डेजिग्नेटेड. आई मीन जिनका असेसमेंट हुआ है, जिनके बारे में हम जानते हैं, उनको एक एक कैटेगरी में डाला गया है टू नो कि उनका ग्लोबल पॉपुलेशन स्टेटस क्या है. Okay, thank you, ma'am. And can I know the current status of? दैट इज क्रिटिकली इंडेंजर्ड. या Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Can I say something? या श्योर प्लीज. या अभी एक स्टूडेंट ने एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा था कि इतने सालों से घड़ियाल के कंजर्वेशन का काम चल रहा है, तो ये अब तक क्यों कंटिन्यू करना पड़ रहा है. सो या यू गाइस शुड नो कि देखो, इट्स अ वॉर, इट्स एन एवर गोइंग वॉर. माइनिंग कभी बंद नहीं होगी, सैंड की जो नीड है वो कभी बंद नहीं होती है, लेदर की, मीट की, ठीक है. और जो प्रोफेशनल, जो अपने जो हॉबिस्ट होते हैं, हंटर होते हैं, उन लोगों को भी एनिमल्स को हंट करने के लिए जो टेंडेंसी है वो कभी हमारी गई नहीं है. इट्स ऑल इन अवर ब्लड. ओके, सो इट्स एन एवर गोइंग वॉर. ये वॉर कभी बंद नहीं होगी. सिचुएशंस आर इम्प्रूविंग, बट हम कभी शायद ऐसे फेज में कभी भी नहीं आ पाएंगे जब हम कह सके कि वो XYZ एनिमल अब पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है और अब हम उसको लीस्ट कंसर्न में डाल सकते हैं. ऐसा बहुत कम हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है. देयर आर एनिमल्स, ठीक है ना, स्पेशली नॉर्थ अमेरिका और सम अदर कंट्रीज, जहां पर कंजर्वेशन एफर्ट्स ऐसे डाले गए हैं कि फाइनली कुछ स्पीशीज को लीस्ट कंसर्न, दे वर काइंड ऑफ वल्नरेबल और थ्रेटेंड स्पीशीज, ठीक है, फिर उनको इतने अच्छे से प्रोटेक्ट किया गया और इतने अच्छे से समझा गया, रिवाइल्ड किया गया कि वो वाकई में बच गए, ठीक है. लेकिन हमारे इंडिया में ऐसे चैलेंजेस जो हैं वो कभी होने नहीं देंगे, क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है, रिसोर्सेज की नीड बहुत ज्यादा है, एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है. तो ये वॉर कभी बंद नहीं होगी, बट ये है कि सिचुएशन डे बाय डे या तो इम्प्रूव होती है या हमें लगता है कि इम्प्रूव हो रही है. समझ रहे हैं आप? डिड आई रिजॉल्व इट? तो जो कंजर्वेशन एफर्ट्स, जो इनिशिएटिव जो चल रहे हैं, वो अगले 30-40 सालों तक हो सकता है कि आप अपनी पूरी लाइफ, ये हाँ, अपनी सारी लाइफ आप ये एफर्ट देखते रहो. कोई ना कोई आके काम करेगा. अभी सुष्मिता जी कर रही हैं, फिर ये रिटायर होंगी तो कोई और आके काम करेगा. दिस इज हाउ इट विल कीप गोइंग ऑन. अनदर थिंग कि कंजर्वेशन इज अ रिलेटिवली न्यू वर्ड. ये एक्चुअली सारे स्टूडेंट को पता होना चाहिए, सिर्फ रेप्टाइल कमेटी वालों को नहीं. कंजर्वेशन वर्ड जो है वो मुश्किल से 100 साल पुराना है, ठीक है. ओनली आफ्टर अराउंड 1910 ब्रिटिशर्स एंड अदर पीपल रियलाइज कि यार जिन एनिमल्स को हम हंट करते थे अब वो कम हो रहे हैं. देन दे रियलाइज कि यार कुछ एनिमल्स खत्म भी हो सकते हैं ऐसे करके. तब फिर कंजर्वेशन वर्ड आया है ना.
और ऊपर से इंडिया में डार्क पीरियड रहा है 1947 से लेकर 1972 तक, क्योंकि हम नए नए आजाद हुए थे तो हम तो दूसरी चीजों को फिक्स करना था ना, एनिमल्स पे कौन ध्यान देगा। तो इंदिरा गांधी जी ने और बाकी लोगों ने भी मिलके एक्नॉलेज किया कि भाई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन भी एक टॉपिक होना चाहिए और हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए, तब जाके 1972 में आया ऑफिशियली। अनफॉर्चुनेटली फॉर अबाउट 20 मोर इयर्स, ठीक है, मिड 1990 तक कंजर्वेशन सिर्फ इसमें था, पॉलिसी में था, एक्शन में नहीं था। यानी हम लोग तब भी काफी पुअर कंट्री थे, इंटेलेक्चुअली भी हम लोग काफी सब स्टैंडर्ड माने जाते थे, और तब भी हमारी प्रायोरिटीज कुछ ना कुछ ऐसी बदल रही थी, कंज्यूमरिज्म इंडिया में एंटर हो रहा था। तो कहने को 1972 में आया है लॉ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, बट उसका सही सही जो वैल्यू है ना वो 21st सेंचुरी में ही समझ में आया है। 20th सेंचुरी में हम लोगों को उसको यूज करने के लायक हमारे पास एटीट्यूड नहीं था। तो कंजर्वेशन इज अ वेरी वेरी न्यू टॉपिक। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन जो है, यू कैन से कि 30 ईयर ओल्ड है, बस 30-35 साल पुराना टॉपिक है ये इंडिया में, है ना, और ग्लोबली अराउंड 150 ईयर, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आप इस Very नजरिए true. से देखो आप, ठीक है। अच्छा, बीच में भी आप लोग चाहें तो मुझसे स्नेक्स के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, पर मैं पहले ही बोल दूं कि स्नेक्स में ऑलरेडी, मतलब आप गूगल करेंगे, आप चैट जीपीटी में देखेंगे तो आपको काफी सारा मटेरियल मिल जाएगा। सो आई आई डोंट थिंक थिंक कि उसके लिए आप हम लोगों अलग का, सेशंस भी कर सकते हैं, बट लेट्स गिव दिस सेशन एक्सक्लूसिवली फॉर घरियाल्स बिकॉज इट विल बी एग्जैक्टली वो कंफ्यूजन नहीं करना है हमको। एग्जैक्टली आज भी आपको बहुत ज्यादा जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया गया है, उसको आप पहले ऑब्जर्व करिए। विल टॉक अबाउट अदर थिंग्स इन अ सेपरेट सेशन। आई थिंक दैट्स मोर या इम्पैक्टफुल। परफेक्ट, वही, क्योंकि मैंने बोला ना, स्नेक्स को इतना ज्यादा वो टॉपिक है नहीं, इतना डिफिकल्ट रहा नहीं। आजकल लोग उसमें क्या है ना कि सेल्फ मोटिवेशन से ही बहुत कुछ मटेरियल निकाल लेते हैं, तो उसके लिए अलग से सेपरेट सेशन देने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। वन मोर थिंग एक्चुअली, आप लोग कुछ क्वेश्चन मतलब करो, मुझे एक्चुअली निकलना होगा। हैव अ ट्रेन टू कैच, आई एम वेरी सॉरी, बट आप लोग प्लीज कंटिन्यू करिए, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हो प्लीज पास मी ऑन, मैं उसको ग्रुप में ही या तो रिजॉल्व करने की कोशिश करूंगी। आई एम वेरी सॉरी एक्चुअली, नो नो मुझे नो, इट्स मतलब परफेक्टली फाइन And thank गाइस। you for such a enlightening session. And we will look forward to you in next sessions. And Vivek sir is there to resolve all your यस, queries, आई students. थिंक दैट्स बेटर। So you can यस यस ask यस, in 2 or 3 minutes if you have any questions. Then we will end Yes, this just 2-3 minutes. I can leave in 1:15. So 2-3 minutes I'm here, and I think Vivek ji is better than me to answer your queries. He can always continue. If someone have any So one question, last question I can take. please raise your hand. One last question I can take, and any more question you can write in the chat box. Ashish ji will help us to bring it to us. Yeah. No, I think there are no questions right now. So whatever doubts or queries you will have, students, please ask in your WhatsApp group. They will be addressed in your WhatsApp group. ऐसा नहीं, Okay, अभी thank आपने you. जाना है, आप उसको सोचते रहिए, और इन बीच में भी इन बिटवीन कोई आपको डाउट आता है, क्वेश्चन आता है, आप प्लीज ग्रुप में पूछ लीजिए, हम लोग वहीं पे रिजॉल्व करेंगे इसको। Thank you थैंक यू so सो much, मच, इट ma'am. वाज ग्रेट इंटरेक्टिंग विद यू ऑल। थैंक यू सो मच आशीष जी, थैंक यू यू हैव वेरी बीन मच सो सुष्मिता जी। meticulous to organize everything, and thank you so much Vivek ji for backing me up here. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Vivek. Thank you. फॉर्म में देखते हैं और तो साइंटिफिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ